हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सैटी लॉक्स। दोस्तों, मैंने एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है जिसका नाम है 5 थिंग्स टू नो और इसके पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस फर्स्ट एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे व्यक्ति की जो कि लॉन्ग टर्म सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के। इनके आलोचक इनके बारे में कहते हैं कि इनकी वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की संभावना है। ये आजकल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं अपनी वॉर नीतियों की वजह से। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू की। और आज के इस वीडियो में मैं उनसे जुड़ी 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो उनकी पूरी लाइफ और उनके पूरे करियर को डिफाइन करती है। नंबर 1, अर्ली लाइफ। बेंजामिन नेतन्याहू का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में सितंबर 1949 में हुआ। उनके पिता बेंजामिन नेतन्याहू एक हिस्ट्री के प्रोफेसर थे जो कि कट्टर सपोर्टर थे इजराइल की राइट विंग पार्टी के। बेंजामिन नेतन्याहू के पिता बेंजियोन नेतन्याहू को अपॉर्चुनिटी मिली यूएस में एज अ हिस्ट्री प्रोफेसर, जिस वजह से ये परिवार यूएस शिफ्ट हो गया और बेंजामिन और उनके भाई योनाथन का बचपन आगे चलकर यूएस में ही बीता, जहां पर बेंजामिन ने एमआईटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई कंप्लीट करी। लेकिन उस समय इजराइल में एक कानून पास हुआ जिसके तहत हर इजराइल के सिटीज़न को आर्मी की ट्रेनिंग लेना कंपलसरी था, जिस वजह से ये दोनों भाई भी वापस आए। 18 वर्ष के बेंजामिन थे जब ये दोनों भाइयों ने आर्मी की ट्रेनिंग कंप्लीट करी इजराइल में। आगे चलकर बेंजामिन नेतन्याहू तो वापस यूएस चले गए अपनी पढ़ाई को परसू करने के लिए, लेकिन उनके भाई योनाथन नेतन्याहू ने अपनी पूरी ज़िंदगी एज अ सोल्जर ही बिताई। नंबर 2, पॉलिटिकल करियर। बेंजामिन नेतन्याहू की ज़िंदगी तब बदल गई जब उनके बड़े भाई योनाथन नेतन्याहू एक ऑपरेशन में शहीद हो गए। बात 1976 की है जब फ़लस्तीन ने एक प्लेन हाईजैक किया और उसे उतारा युगांडा में। इजराइल की टीम ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया जिसे लीड कर रहे थे योनाथन। ये ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन योनाथन इस ऑपरेशन में शहीद हो गए। आगे चलकर योनाथन इतने ज़्यादा फेमस हो गए इजराइल में कि हर कोई अपने बच्चे का नाम योनी रखने लगा, जो कि योनाथन का निकनेम था। अपने भाई की मौत के बाद बेंजामिन ने एक बुक लिखी अपने भाई के ऊपर, जो कि इजराइल में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। बेंजामिन एज अ इजराइल डिप्लोमेट यूएस में काम कर रहे थे और अक्सर टीवी डिबेट्स ज्वाइन करते थे, जहां पर वे अपने भाई की बहादुरी की बातों के अलावा राइट विंग को सपोर्ट करते नजर आते थे। उन्होंने आगे चलकर अपनी जॉब से इस्तीफ़ा दिया और इजराइल वापस आए और यहां पर राइट विंग पार्टी लिक्विड ज्वाइन करी और काफ़ी कम समय में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए अपनी पार्टी में। और इसी वजह से 1996 में पहली बार बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने और उनका ये कार्यकाल ख़त्म हुआ 1999 में। उसके बाद 2009 में वे दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने और 2001 तक उन्होंने ये कार्यकाल संभाला। 2002 में वे तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने और करीब 24 साल से वे अब लॉन्गेस्ट रनिंग प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के। नंबर 3, कॉन्फ्लिक्ट विद यूएस प्रेसिडेंट। 1967 की बात है। इजराइल पर उसके आसपास के अरब देशों ने हमला किया था, ये सोच के कि वे इजराइल पर कब्जा करेंगे, पर इजराइल ने इससे उलटफेर महज 6 दिन में न केवल अपने आप को बचाया बल्कि गाज़ा और वेस्ट बैंक जैसी जगहों पर भी कब्ज़ा किया फ़लस्तीन से। पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज फाउंडेड इन 1964, वे इस बात से काफ़ी नाराज़ थे और जिस वजह से उन्होंने टेरर अटैक्स करने शुरू कर दिए इजराइल पे। आए दिन कुछ न कुछ टेरर अटैक्स होते रहते थे इजराइल पर, जिस वजह से इजराइल की जनता भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी इन चीज़ों से। 1993 की बात है। उस समय के यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने एक मुहिम चलाई जहां वो चाहते थे कि दोनों पार्टी यानी कि इजराइल और पीएलओ पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक पीस एग्रीमेंट साइन करें। इस पीस एग्रीमेंट का नाम था ऑस्लो एग्रीमेंट। उस समय इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे यित्ज़हाक रबिन और पीएलओ के चीफ थे यासीर अराफत। इन दोनों ने ये एग्रीमेंट साइन किया, जिस वजह से इन्हें आगे चलकर नोबेल प्राइज़ भी मिला 1994 में। इस एग्रीमेंट के तहत इजराइल ने जो भी वेस्ट बैंक और गाज़ा कैप्चर किया था 1967 की वॉर में, वो ये फ़लस्तीन को देंगे और फ़लस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा भी देंगे।
इस पीस एग्रीमेंट को जहां दुनिया भर में सेलिब्रेट किया गया, तो वहीं इजराइल की खुद की जनता ने यित्ज़हाक रैबिन के खिलाफ नारेबाजी लगाई। वे भारी मात्रा में सड़कों पर उतरे, जिनमें बेंजामिन नेतन्याहू भी एक थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा कुछ हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। एक लॉ स्टूडेंट ने, जो कि इजराइल का नागरिक था, उसने अपने ही प्राइम मिनिस्टर रैबिन पर गोली चला दी। रैबिन की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। कई लोगों ने इसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू को भी क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू इन सब चीज़ों के पीछे हैं। हालांकि ऐसा कुछ कभी साबित नहीं हुआ, लेकिन कई लोगों ने बेंजामिन नेतन्याहू को रैबिन का हत्यारा तक बोल डाला। 1996 में जब बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर बने, उस समय भी यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने फिर एक बार पीस एग्रीमेंट साइन करवाने की कोशिश करी इजराइल और पीएलओ के बीच में। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ये कभी नहीं चाहते थे, लेकिन ये उस समय की बात है जब यूएस एक सुपर पावर था और इजराइल यूएस के बिना कुछ नहीं कर सकता था। इनफैक्ट यूएस इजराइल को फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करता था, जिस वजह से बिल क्लिंटन के आगे बेंजामिन नेतन्याहू को झुकना पड़ा और मजबूरी में पीएलओ से हाथ मिलाना पड़ा। और इस वजह से इजराइल के पूरी पब्लिक ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया बेंजामिन नेतन्याहू को, क्योंकि इसी मुद्दे से वे प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन अब वे भी एक आतंकवादी से हाथ मिलाकर आ गए थे और नतीजा ये रहा कि 1999 में बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरीके से हारे अपनी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट। इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने करीब पॉलिटिक्स से किनारा कर लिया, लेकिन वक्त बदला और 10 साल बाद साल 2009 में वे दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने इजराइल के। इस समय बैरक ओबामा यूएस के प्रेसिडेंट बन चुके थे और बैरक ओबामा काफ़ी ज़्यादा अरब कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे थे और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी सपोर्ट कर रहे थे। तो वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात पर एतराज़ जताया। वो इस वजह से क्योंकि ये सब जानते हैं कि इजराइल हमेशा से ही अरब कंट्रियों के आगे खटकता है और अरब कंट्रीज़ कहीं ना कहीं मौका ढूंढती हैं कि किस तरह से इजराइल पर हमला कर सके, और इन सब को सपोर्ट करता है ईरान, उन्हें फाइनेंशियल एड और हथियार सप्लाई करके। इजराइल को डर था कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आ गई तो वे कभी भी हमला कर सकते हैं इजराइल पर, जिस वजह से बैरक ओबामा की बिल्कुल भी बात नहीं मानी नेतन्याहू ने। और एक समय की बात है जब बेंजामिन नेतन्याहू ने इसी के रिगार्डिंग एक स्पीच दी यूएस की संसद में। कहा जाता है कि इसके बारे में किसी ने भी इत्तला नहीं करी थी यूएस के प्रेसिडेंट बैरक ओबामा को। ये स्पीच इतनी ज़्यादा तगड़ी थी कि वहाँ पे मौजूद हर व्यक्ति ने बेंजामिन नेतन्याहू के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दिया और काफ़ी देर तक ताली भी बजाई। नेतन्याहू ने ये साबित कर दिया था कि ये नया इजराइल है जो अब यूएस के आगे झुकेगा नहीं। नंबर 4, कंट्रोवर्सीज। बेंजामिन नेतन्याहू जितने ज़्यादा लॉन्ग टर्म सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उतने ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी। इन पर केस 1000, 2000 और 4000 के बेस पर करप्शन चार्जेस भी लगे हैं, जिसमें कहा जाता है कि इन्होंने कई सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से महंगे महंगे गिफ्ट लिए थे, जिनमें महंगी शैम्पेन, महंगी ज्वेलरी और कुछ कैश भी इन्होंने बड़े बड़े प्राइवेट बिजनेस वेंचर्स से लिए हैं ताकि उनको फ़ायदा पहुंचा सके। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने लोकल मीडिया को कई बार ब्राइब करा है ताकि वो उनकी अच्छी इमेज दिखाए। तो वहीं कई सारे इनके जो आलोचक हैं इजराइल के ही, वो इनके बारे में कहते हैं कि ये धीरे धीरे इजराइल से डेमोक्रेसी ख़त्म कर रहे हैं और एक तानाशाह का रूप ले रहे हैं। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने हर बार इन सारी चीज़ों को सरासर नकारा है। गाज़ा वॉर। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के इकलौते प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किया है। बात अक्टूबर 7, 2023 की है, जब फ़लस्तीन के एक आतंकवादी संगठन हमस ने गाज़ा पर हमला किया, जिसमें इजराइल के कई सारे लोकल सिटीजन्स, कुछ फॉरेन नेशनल्स और कुछ इजराइल के लोकल सिटीजन्स को बंधक भी बनाया गया। जवाब में जब इजराइल ने काउंटर अटैक किया तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। उन्होंने वहाँ के लोकल पैलेस्टीन सिटीजन्स के लिए वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और फूड जैसे बेसिक नेसेसिटी आइटम्स कट डाउन कर दिए, जिस वजह से कई सारे सिविलियंस की जान गई। इंटरनेशनल कोर्ट ने इसे अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बताकर जहां नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया, तो वहीं बेंजामिन नेतन्याहू के कुछ सपोर्टर्स ने
उनकी जम के तारीफ भी इसके लिए करी। तो वहीं कुछ देशों ने ये तक कह दिया कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू उनके देश में ट्रैवल करते हैं तो वो उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू करेंगे। तो ये थी दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू की ज़िंदगी की जुड़ी हुई 5 ऐसी खास बातें जिनसे हमें पता चलता है कि चाहे वो कितने भी बड़े कंट्रोवर्शियल नेता हो, लेकिन इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं जो अपने देश को किसी भी हाल में बचाना चाहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस प्लेलिस्ट में आगे और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।